हाँ भाई, क्या हाल है? अच्छा, इतना ही है? छोटा सा कमरा, क्या बात है। इसको बड़ा किया जाए कि इतना ही रखा जाए? अच्छा लगता है छोटे कमरे में? सही है, सही है। इनली केमिकल काइनेटिक्स। पहला पॉइंट लिखें। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक केमिकल और एक काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड पढ़ रहे हैं आप, मोशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो स्पीड, मोशन, रफ्तार, रेट। और केमिकल वर्ड यूज हुआ है, मतलब किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शंस में ये बातें करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या डील करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस की स्पीड डील करने वाले हैं। ठीक बात है। जब हम ये पढ़ने जाएंगे तो क्या आप दुनिया की सभी रिएक्शंस की केमिकल रेट या सभी रिएक्शंस की स्पीड, मोशन समझ सकते हैं या उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है? तो कुछ रिएक्शंस के समझ सकते हैं और कुछ रिएक्शंस के नहीं समझ सकते। क्यों समझ सकते हैं, उनके कारण क्या है, उस पर आते हैं। तो हम इस चैप्टर में दो बातें पढ़ेंगे। पहली चीज क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन पहला पॉइंट, इन दिस चैप्टर we deal with in this chapter we deal with rate of reaction and the factors affecting the rate of reaction. Rate of reaction and the factors affecting the rate of reaction. Second point लिखें। There are three types of reactions on the basis of speed. There are three types of reactions on the basis of speed. इसमें सब रिपीटर ही होंगे मेरे ख्याल से। तो को जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते होंगे आप तो धीमे धीमे वाले तो नहीं है, आराम आराम से लेट लेट। कितने लोग रिपीटर हैं? सभी होंगे मेरे ख्याल से। सीधा अच्छा, सामने वाला नीट 2023 सबने दिया था? अच्छा, 22 भी किसने दिया था? 22 वाले भी होंगे। ठीक है। तो मतलब कोई नया तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल आज पहली बार आ गया नीट देने? इस बार 2024 पहली बार देगा नीट, ऐसा कोई? अच्छा, ऐसा एक आध है। ठीक है, फंस गए तुम गुरु। ठीक है, बाकी तो खिलाड़ी बैठे हैं। तो अपने थोड़ा सा मतलब मॉडरेट स्पीड से ऊपर चलेंगे, है ना? तो आपको क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें करानी पड़ेंगी, क्वेश्चन ज्यादा कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्पीड मतलब थोड़ी सी बाकी बैचेस से हल्की सी गियर बदलना पड़ेगा बीच में। ठीक है, और नोट आप जल्दी कर ही लेंगे। ठीक है, शुरू करें। There are three types of reactions on the basis of speed. पहला, very fast reaction. दूसरा, very slow reactions. तीसरा, स्लो या फिर मॉडरेट। सामने लिखा हुआ। तो तीन प्रकार की रिएक्शंस हैं। पहली पे आइए, हेड डालिए वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन। अब कौन होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, उन पर चर्चा करें। आयनिक रिएक्शंस आर, पहला पॉइंट, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन।
Second point, it will be completed पहला point, ionic reactions are very fast reaction. Second point, it will be completed within 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 14 seconds. सामने लिखा है 10 पावर माइनस 16 से 10 पावर माइनस 14 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे. दोनों में कौन बड़ा है, 10 टू द पावर माइनस 16 या 14? अब बताएं यहां पे एग्जांपल के तौर पे सिल्वर नाइट्रेट ले लें, NaCl से रिएक्शन करा दें, AgCl बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा. एक्वस ये सॉलिड, ये एक्वस. अब ये रिएक्शन देखिए आयनिक रिएक्शन है, ये बहुत तेज होती है क्योंकि एक्वस मीडियम में ये फटाफट टूट जाएंगे दो पार्ट में, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा है ना. तो पानी क्या करेगा, इनको दो पार्ट में फटाफट ब्रेक कर देगा. ऐसा एक सवाल भी आप पढ़ते हैं कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हवा से कितने गुना ज्यादा है, 80-81 गुना करीब. तो वो चीजों को कितने गुना ज्यादा तोड़ता है, पानी के अंदर कुछ आयनिक कंपाउंड कितने गुना ज्यादा तोड़ेंगे, 80-81 गुना ज्यादा टूटने के चांसेस उनके. ठीक है, तो फिर इसमें पढ़ते हैं सब. तो बताइए जब ये ब्रेक होगा दोनों कंबाइन होंगे तो इसका Ag प्लस इससे कंबाइन हो जाएगा, Ag प्लस इससे कंबाइन हो जाएगा Cl नेगेटिव से, और इसका Na प्लस किससे कंबाइन होगा, NO3 से. तो रिएक्शन फटाफट क्या होगी, आगे आ जाएगी. कितना समय लगेगा इस रिएक्शन को होने में, बहुत कम. इतना कम समय लगने का मतलब है आपको कुछ सोचने समझने का मौका. 10 टू द पावर माइनस 16 का मतलब समझ रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 टू द पावर प्लस 16, है ना. तो एक सेकंड का कौन सा हिस्सा, एक सेकंड का 10 टू द पावर 16 हिस्सा, 10 पावर 16 से आप डिवाइड कर रहे हैं उसको. 10 पावर 16 का मतलब क्या होता है, एक के आगे 16 जीरो नीचे लगे पड़े है ना. जैसे एक में 100 डिवाइड करो, काफी छोटा हो गया. अब एक में क्या डिवाइड कर रहे हैं, 10 पावर 16, तो बहुत छोटा टाइम हो गया. इतने कम टाइम में अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही तो आपको क्या कोई डेटा कलेक्ट करने का मौका मिला, डेटा कलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, तो आप उसकी कोई डेटा कलेक्शन कर नहीं पाए, तो स्पीड कहां से जज करेंगे. तो इतनी तेज रिएक्शन की स्पीड पढ़ पाना क्या है, पॉसिबल नहीं है. अच्छा, आप चाहते नहीं पढ़ना है या फिर पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं. पढ़ना तो चाहते हैं ना आप इसकी स्पीड भी, लेकिन इसकी स्पीड आप पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज है, तो ये आपके बस की नहीं है. तो क्या बोलेंगे, वी कैनॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन. हम ऐसी रिएक्शंस की काइनेटिक्स पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत तेज है. बराबर, वी कैनॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन. और कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप इसमें, जैसे मान लें आप HCl ले लें और HCl को एक्वस मीडियम में लें और उसको NaOH से रिएक्ट करवा दें. बताएं जब HCl NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl और क्या बनेगा, पानी. ये रिएक्शन ही बहुत तेज होगी. जब बहुत तेज होगी तो बताएं उतनी देर में आप कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. जब डेटा नहीं कलेक्ट कर पाएंगे तो इसका मतलब सोचने समझने का कोई मौका, बराबर. तो आप कोई डेटा नहीं कलेक्ट कर पाएंगे तो रेट को भी डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है. तो क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दीस रिएक्शन. तो ये हमारे काम की नहीं है. पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते क्योंकि तेज बहुत है. नेक्स्ट पे आओ, वेरी फास्ट होगी, वेरी स्लो पे आइए. चले, कितने नोट कर रहे हैं, चलिए. PDF आपको मिल जाएगा. एक और सुविधा है यहाँ पे, एक तो ये लेक्चर पड़े रहेंगे, है ना. कहाँ पे प्लस मिला होगा आपको, प्लस भी मिला होगा ना सर. तो प्लस पे लेक्चर लाइव जा रहा है, तो लाइव जा रहा है, तो जा रहा है ना लाइव, ठीक है, हाँ जा रहा है. तो जा रहा है तो वहां पे पढ़ा मिलेगा आपको, लाइव तो है ही है, और रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा वहीं पड़ा हुआ. कुछ छूट जाए वहां से देख सकते हैं. उसके अलावा PDF भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे आप, तो PDF भी अलग से देने की जरूरत नहीं है, इसी में से डाउनलोड हो जाता है. तो प्लस पे जाइए, अगर कुछ छूट जाए तो डाउनलोड PDF दबाइए विद एनोटेशन, एनोटेशन के साथ आ जाएगा, तो उसमें जो जो लिखा है वो सब आ जाएगा, डायग्राम एग्राम सब कुछ, है ना. तो आनंद लीजिए टेक्निकल एरा का. अगला क्या है भाई,
अच्छा, इसका प्रयोग दूसरे तरीके से लोग करने लगते हैं। देखिए फिर ये जो बात मैंने बताई, कहते हैं अब सब जब मिल ही रहा है, घर बैठे जब भगवान दिख रहे हैं, तो फिर बाहर क्यों निकले। यहां पर समस्या आ जाती है। तकनीक की खामी भी है, तकनीक का फायदा, दुधारी तलवार है, समझ रहे हैं। कोई मरेगा कोई मारेगा उससे। तो आपको समझना होगा कि आपको उपयोग कैसे करना है, ये ध्यान रखिएगा। तकनीक का गलत उपयोग मत करिएगा। वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत धीमी रिएक्शंस कुछ होती हैं, जैसे कि एलोट्रॉपिक कन्वर्जन, और दूसरा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब लोहे में जंग लगना, कोरोजन पढ़ते हैं कहां पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। उसमें क्या होता है, जैसे लोहा होता है तो लोहे के अंदर सेल बन जाता है। सेल बन जाता है तो एक हिस्सा एनोड का काम करता है और दूसरा हिस्सा, क्योंकि लोहे में थोड़े बहुत गड्ढे अगर हो गए तो उनके अंदर पानी भर जाता है। तो गड्ढों में पानी भर गया, कूलर मान लो आप लाए, उसकी सरफेस में गड्ढा बन गया, गड्ढे में पानी भर गया, तो एक हिस्सा एनोड बन जाएगा, हिस्सा कैथोड बन जाएगा। तो वहां से वहां इलेक्ट्रॉन का क्या शुरू हो जाता है, ट्रांसफर। तो एक सेल बन जाता है। तो कूलर के अंदर जो सरफेस होती है लोहे की, उसमें छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। फिर वहां पे क्या शुरू होता है, कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या करते हैं, देखिए क्या क्या जरूरी है। एफी जरूरी है भाई, जंग लगाओगे तो किसमें लगाओगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, लोहा ऑक्सीडाइज करना है आपको। मॉइस्चर होना चाहिए और मीडियम एसिडिक होना चाहिए। जब ये सब हो जाएगा तो क्या बन जाता है, Fe2O3 डॉट XH2O। ये कौन है भाई, ये इसको बोलते हैं रस्ट, जंग के टुकड़े। आपने देखा हो जब लोहे में जंग लगती है तो वो छोटे छोटे ब्राउन कलर के टुकड़े बना बना के गिरने लगता है। तो उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ रही है घट रही है, थर्मो में अगर बात करें तो बढ़ रही है। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी, है ना, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो अपने थोड़ा इधर उधर भी जाते रहेंगे, क्योंकि आप लोग पुराने खिलाड़ी हैं तो हर तरफ से बातचीत कर सकते हैं। तो बताएं, थर्मो के अंदर अगर आपको यही सवाल पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन में एंट्रोपी बढ़ती है या एंट्रोपी घटती है, तो क्या बोलेंगे, बढ़ती। ठीक है। यहां पे बात करेगा तो कहेगा कैसी रिएक्शन है, बहुत धीमी है बहुत तेज, तो बहुत ज्यादा धीमी रिएक्शन। इतनी धीमी रिएक्शंस की काइनेटिक्स आप पढ़ सकते हैं क्या, तो पढ़ने पे हैं तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन फिजिबल नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाहते। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वक्त मांगती है। दोनों में देखिए समस्याएं हैं, कोई बहुत तेज है तो कोई बहुत ज्यादा वक्त मांगती है। ये बहुत ज्यादा वक्त क्यों मांगती है, जैसे मान लीजिए आप इसका डेटा कलेक्ट करने जाएंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन का, है ना, इसकी काइनेटिक्स को समझने जाएंगे तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना, ऐसे कि कितनी जंग लगी, कितने टाइम में लगी, अब और कितना टाइम हुआ, फिर और कितनी जंग लगी। तो कम से कम 5-6 डेटा तो कलेक्ट करोगे ना। 5-6 डेटा कब मिलेंगे आपको, जब ये 5-6 बार जंग काफी ढंग की लगेगी। और वो सब कब लगती है, जब क्या हो, मॉइस्चर की प्रेजेंस। तो बरसात के मौसम में तो आपको बरसातों में इंतजार करना पड़ेगा ना, कई बरसातें। तो मान लीजिए आप एक बरसात दो बरसात काफी इंतजार किया, तब आपके पास खूब सारा डेटा आएगा। तो इतना टाइम आप क्या मान लगाएंगे लैब के अंदर, क्या आप ऐसा होता है कि 6 साल के लिए भाई साहब गए हैं और सारी बरसातें अपनी देख करके आएंगे, तो इतना समय देना फिजिबल नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ नहीं सकते या पढ़ते नहीं है। तो क्या वर्ड यूज करेंगे इस बार, बोलेंगे वी डू नॉट स्टडी। पिछली बार क्या बोला था, वी कैन नॉट स्टडी। इस बार क्या बोले, हम पढ़ते नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लगता है। इतना वक्त देना लैब के अंदर पॉसिबल नहीं है, जीवन में और भी तो काम। दूसरा एग्जाम्पल जो इसका है वो आप ये ले सकते हैं। एलोट्रॉपिक कन्वर्जन क्या होता है भाई, जैसे कार्बन है, कार्बन का एलोट्रॉप नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, डायमंड में। तो बताएं ये कौन सा कन्वर्जन है, इसको बोलते हैं एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं कौन सा कन्वर्जन, एलोट्रॉपिक कन्वर्जन। थर्मो में जब आप इसकी चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, थर्मो में आप पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ क्या, ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। के अंदर क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, मतलब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में ट्रांजिट कराते हैं मटेरियल को। तो वहां पे जो डेल्टा एच लगता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। बराबर, उसकी चर्चा वहां पे होगी। थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते रहिए जो बातें कनेक्टेड। ये बताइए कन्वर्जन कैसा है, बहुत धीमा। बहुत धीमा क्यों है, ग्रेफाइट काफी स्टेबल है, डायमंड भी स्टेबल, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। आप सोचें कि ग्रेफाइट बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए डायमंड में। आप मान लीजिए पेंसिल में ग्रेफाइट होता है,
तो आप सोचें उसमें से ग्रेफाइट निकाल के पेंसिल में से और सुबह तक हीरा बना दूं मैं और सर्राफा व्यापारी बन जाऊं, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन बहुत बहुत ज्यादा स्लो है, इतना ज्यादा स्लो है कि पता लगा आपका जीवन का बहुत सारा हिस्सा ले गया वो, तब जाके आपको, और उसमें कंडीशंस भी चाहिए होती है, अपने आप नहीं कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर कंडीशन चाहिए होती है, तो बहुत टफ कन्वर्जन है मतलब ये सब। तो ऐसी रिएक्शन की होने की चांसेस एक लिमिटेड टाइम में बहुत कम है, तो ऐसी रिएक्शन की काइनेटिक्स भी हमसे पूछी नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि बहुत धीमी। फिर तीसरी पे आई, तो पहली वाली में भी समस्या थी, दूसरी वाली में भी समस्या। पहली वाली में क्या समस्या थी? पहली वाली बड़ी तेज थी, दूसरी वाली, दूसरी वक्त बहुत मांगती थी। तो इसका मतलब कौन सी वाली फिर आपके काम की है? तीसरी वाली। तीसरी पे चर्चा करते हैं। तीसरी जो है मेरे दोस्त, वो है मॉडरेट या स्लो। फिर डालिए स्लो या मॉडरेट। ऐसी रिएक्शन औसत रफ्तार से चलती है, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी। लिखे? जनरली molecular reactions, generally molecular reactions are slow slash moderate. Generally molecular reactions are slow slash moderate. ठीक है, एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन है। अब इन रिएक्शन को ध्यान से देखिए, ये सब कैसी रिएक्शन है? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन का क्या मतलब होता है? इसमें देखिए पुराने मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटे हैं और नए मॉलिक्यूल्स बने। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप PCl5 में देखें तो अलग बॉन्ड होंगे, PCl3 में अलग बॉन्ड होंगे, ClCl Cl2 के अंदर अलग बॉन्ड होंगे। तो जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और जब नए बॉन्ड बनेंगे तो उनमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। वो वक्त बहुत ज्यादा भी नहीं होता और वो वक्त बहुत, मतलब इतना कम भी नहीं होता जैसा किसमें था, पहली वाली में, है ना? इतनी जल्दी भी नहीं कार्यक्रम होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा फिर बनेगा, और इतना ज्यादा समय भी नहीं लगता कि 7-7 महीने लग जाए भाई तो बॉन्ड टूटने में। तो मॉडरेट टाइम लगता है, 20 मिनट 30 मिनट के अंदर कार्यक्रम हो जाएगा। तो जब इतने समय में कार्यक्रम हो जाएगा तो क्या ये रिएक्शन आपके लिए फिजिबल है? इसकी काइनेटिक्स समझ पाना आपके बस का है? तो क्या बोलेंगे, हम पढ़ सकते हैं इसकी काइनेटिक्स या पढ़ते हैं? पढ़ सकते हैं तभी तो पढ़ते हैं, दोनों बातें सही है ना? तो लिखें, वी विल स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दीज रिएक्शंस। तो इनको क्या बोलते हैं जनरली? आपने लिखा जनरली क्या, कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो स्लो या मॉडरेट होती हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जनरली कैसी होती हैं, स्लो या मॉडरेट? और आगे लिख लें, वी विल स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दीज रिएक्शंस। अब ये बताएं, 3 रिएक्शंस आपने पढ़ी, तीनों में आपके काम की कौन सी वाली है? ठीक है, तो बाकी 2 आपसे कभी पूछी नहीं जाएंगी। काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर आप कभी भी पढ़ें तो क्या आपको ऐसी रिएक्शन की काइनेटिक्स मिलती है कभी? बताओ कौन सी ऑर्डर है, इसकी हाफ लाइफ निकालो, ऐसा कोई सवाल आपको मिला कभी? सिल्वर नाइट्रेट NaCl के बीच में नहीं मिला, क्यों? कारण समझ गए आप इसका? आपको कभी बताइए ऐसी रिएक्शन की काइनेटिक्स समझाने को उसने पूछा सवाल में? नहीं। आप पूरा चैप्टर में खोल के देख लें, आपको ऐसी रिएक्शंस नहीं मिलेंगी। कैसी रिएक्शन मिलती है सवालों में? ये, यही क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये एक मॉडरेट समय में खत्म हो जाती हैं, तो हम इनकी काइनेटिक्स हम समझ सकते हैं, तो इन्हीं की काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो जितने भी सवाल आपको मिलेंगे वो सभी किसके सवाल होंगे इस चैप्टर में? मॉडरेट वाले, यानी कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के। किसके मिलेंगे?
तो आपको मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के ही सवाल मिलते हैं। अब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम दो बातें पढ़ेंगे, कौन कौन सी? एक तो रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा, ठीक है, पहले हम किस पे चर्चा करने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो हमने सबसे पहले जब रेट ऑफ रिएक्शन को समझना शुरू किया तो पहले हमने अपनी ऑडियंस तय कर ली कि हम रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए पढ़ सकते हैं और किसके लिए नहीं पढ़ सकते। तो हमें क्या पता चला अभी तक की जानकारी से कि अभी तक हम जो जानकारी हासिल कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए और इसके लिए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो भी बातें मैं करूंगा वो इसके लिए करूंगा। अब जब इसके लिए करूंगा तो पढ़ना शुरू करें। रेट ऑफ रिएक्शन को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो दो प्रकार के रेट ऑफ रिएक्शन आते हैं। कौन कौन से? एक आएगा एवरेज रेट और दूसरा कौन सा आएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो मान लीजिए 4 बजे से आपने गाड़ी चलाई 6 बजे तक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उस दौरान गाड़ी एक ही रफ्तार से चल रही थी क्या? नहीं, बदल रही होगी रफ्तार, कभी बढ़ रही होगी कभी घट रही होगी, बराबर। तो कभी मान लीजिए रोड साफ मिली तो आपने तेज चलाई, कभी ब्रेकर आया तो आपने धीमी चलाई। तो कुल मिलाकर के उसकी जो रफ्तार थी वो बार बार बदल रही थी। जब बदल रही थी तो अगर आपसे पूछा जाए 4 बजे से 6 बजे के बीच में गाड़ी के चलने की औसत रफ्तार बताएं, तो आप उसे क्या बताएंगे? एवरेज रेट, है ना। अगर वो आपसे प्रश्न पूछे कि 4:35 20 पे गाड़ी की क्या रफ्तार थी, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब प्रश्न के अंदर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि रेट तो दोनों ही है, रफ्तारें तो दोनों ही है। प्रश्न पूछने का ढंग ये बताएगा कि वो कौन सा वाला सवाल पूछ रहा है। जैसे अगर वो एक टाइम इंटरवल में सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब वो आपसे एवरेज जानना चाहता है, और अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपसे इंस्टेंट जानना चाह रहा है। तो मतलब प्रश्न पूछने का तरीका तय कर देगा कि आपसे क्या पूछा गया दोनों में से। बताएं, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आप एवरेज रफ्तार कैसे निकालते हैं फिजिक्स में? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। कितना आपने मूवमेंट किया वो डेल्टा एक्स है, किस टाइम इंटरवल में किया वो डेल्टा टी है। जब आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? dx बाई dt। ये dx क्या होता है अभी? ये बहुत छोटा सा इंटरवल है, ये डेल्टा एक्स ही। अगर कोई पूछे dx क्या है तो आप बोलेंगे होता डेल्टा एक्स ही है, लेकिन उसमें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाता है। अगर वो डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा कि हो ही ना, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज इतनी छोटी हो जाए कि अब वो है या नहीं इस पे ही सवाल उठ जाए, तो वो क्या कहलाएगी? उसे आप डिफरेंशियल एक्स बोलेंगे। लॉजिक। तो बताएं, डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा तो डिफरेंशियल एक्स बन जाएगा, और डेल्टा टी जब बहुत छोटा हो जाएगा तो वो डिफरेंशियल टी बन जाएगा। तो ऊपर वाला कौन है? एवरेज। और नीचे वाला कौन है? ठीक है। अब आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर आप गाड़ी थोड़ी चला रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर समय के साथ जो वेरिएबल होगा वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होगा, वो कौन होगा फिर? वो कुछ और होगा। तो बताएं, समय के साथ कौन सा वेरिएबल होता है केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन में? अभी समय के साथ सबसे पहले क्या बदलेगा? तो आपको बोलना चाहिए सबसे पहले अमाउंट बदलेगा। क्या बदलेगा? अमाउंट बदलने का दूसरा मतलब आप कह सकते हैं मास बदलेगा। मास बदलेगा, फिर मोल बदलेंगे, फिर कंसंट्रेशन बदल सकता है। अगर वो गैसियस सब्सटेंस हुआ तो प्रेशर भी बदलाव दिखा सकता है। तो ये सब वेरिएबल है। अगर आपसे पूछे ये सब कौन है, तो ये सब वेरिएबल समय के साथ ये चीजें बदलती हैं। सबसे पहले शुरुआत अमाउंट से करें। अब बताएं समय कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। और ये कैसे है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। समय इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? समय किसी पे निर्भर है। समय चलेगा चाहे आप हो या आप नहीं हो, या कोई और कोई और ना हो, समय चलता रहता है। तो समय कैसा वेरिएबल हुआ? इंडिपेंडेंट। वेरिएबल दो प्रकार के, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। और कुछ वेरिएबल जो होते हैं वो समय के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कौन? अमाउंट, मास, मोल, कंसंट्रेशन, प्रेशर। तो ये सब कौन से वेरिएबल है? डिपेंडेंट। जब आप रफ्तार निकालने जाएंगे तो रफ्तार निकालने का मतलब होता है कि समय के अनुसार इन वेरिएबल्स में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी स्पीड पता कर लें। परिवर्तन की क्या निकालनी है आपको?
स्पीड, अगर वो आप निकाल लेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा, रिएक्शन की रफ्तार। तो बताएं एवरेज रेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो x है वो x वेरिएबल अब कुछ बदल जाएगा, टाइम तो टाइम ही है। बताएं यहाँ पे कौन आएगा फिर, जैसे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी आ जाएगा। सी कौन है आप, तो ये लिख सकते हैं। कल को यहाँ पे जब आएंगे तो आप क्या लिखेंगे, डीसी बाई डी टी लिख सकते हैं। सी कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो जरूरी है क्या रेट हमेशा टाइम के साथ कंसंट्रेशन को ही देखा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। समय के साथ क्या आप प्रेशर को नहीं देख सकते, देख सकते हैं। तो कल को कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे कि मैं एवरेज रेट को डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखना चाहता हूं, तो क्या उसको मानने लगेंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो भी ठीक है। तो आपको विभिन्न सवाल मिलते हैं, इसीलिए कभी कभी आपको सवाल मिलेगा इन दोनों का, इन दोनों का मतलब मास का क्वेश्चन, इन दोनों का क्वेश्चन एक जैसा होगा। कभी कभी आपको कंसंट्रेशन का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मोल का रेशियो और कंसंट्रेशन का रेशियो तो सेम सेम होगा। तीसरा प्रश्न आपको किसका मिलेगा, प्रेशर का। प्रेशर का प्रश्न आपको तभी मिलेगा जब कोई गैसियस सब्सटेंस, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का कोई प्रेशर कंसिडर आप करते नहीं। क्लियर है बात। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। तो अब एक एक करके दोनों पे पहले चर्चा करें। एवरेज रेट को, अच्छा ज्यादातर लोग ये वाला ही पढ़ते हैं। ये वाला पढ़ने का मतलब है, अगर आपसे कुछ नहीं कह रहा तो एवरेज रेट का मतलब डेल्टा सी बाई, क्योंकि अपना जो लीडिंग वेरिएबल है वो कौन है, मेन वेरिएबल, वो है टाइम के साथ कंसंट्रेशन, ज्यादातर आप वही देखते हैं। तो कुछ नहीं बोलना तो आप डीसी बाई डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और अगर इंस्टेंटेनियस पूछता है तो क्या बताएंगे, डीसी बाई डी। अब दोनों को कैसे निकाला जाए, 2 चीजें आपके सामने है, इतना नोट कर लो। चले, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं रेट को ऐसे डिफाइन करूं अगर डीएम बाई टी टी, तो क्या उसको मना कर दोगे। कोई कहता है मैं डीएन बाई डी टी लिखूं, तो कोई कहता है भाई साहब मैं डीसी बाई डी टी लिखूं, और एक कहता है मैं डीपी बाई डी टी लिखूं, तो क्या सब सही लिख रहे हैं। तो रेट का बेसिक लॉजिक क्या है, अगर आपसे कोई पूछे रेट का बेसिक लॉजिक बताएं, तो रेट का बेसिक लॉजिक है समय एक वेरिएबल है और उस समय के साथ आप बाकी वेरिएबल्स के बदलाव को एनालाइज कर रहे हैं। क्या समय एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के साथ जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उनके बदलाव को एनालाइज कर रहे हैं, उसकी जो रफ्तार आ रही है वही रेट है, बराबर। तो यहाँ पे एम कौन है, मास। यहाँ पे एन कौन है, मोल। यहाँ सी और यहाँ पी, तो मतलब बदलाव किसी में भी हो सकता है। तो ये सब रेट है, लेकिन ज्यादातर आप कौन सा वाला यूज करते हैं, कंसंट्रेशन वाला। वही कई लोग तो सिर्फ वही पढ़ते हैं, लेकिन होते ये सब है। सवाल सभी पे बन सकते हैं, सबकी यूनिट भी अलग अलग होगी। जैसे आपसे कोई पूछे डीएम बाई डी की यूनिट क्या होगी, डीएम बाई डी, ऊपर मास से नीचे टाइम है तो क्या होगा, केजी पर टाइम। तो ऐसे सवाल भी आपको मिल सकते हैं, केजी पर मिनट में रफ्तार दीजिए। अगर मान लीजिए डीपी बाई डी का सवाल आया तो ऊपर एटीएम होगा और नीचे समय होगा, तो एटीएम पर टाइम, एटीएम पर मिनट में भी आपको यूनिट दे सकता है, तो यूनिट देख के आप समझ जाएंगे। अब टोटल आपको इन दोनों व्यक्तियों को समझना है। सबसे पहले चर्चा करते हैं किस पे, एवरेज पे। हिंट डालिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट। और जो आप एवरेज रेट निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ, वाई एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशन लिया, एक्स पे आपने टाइम लिया। ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। अभी ग्राफ देख के आपको क्या लग रहा है, किसका ग्राफ हो सकता है, प्रोडक्ट का। बढ़ रहा है समय के साथ, तो जनरली किसका ग्राफ होगा, तो जनरली आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट का ग्राफ हो सकता है। तो अगर ये प्रोडक्ट का ग्राफ है तो आपसे पूछा जाएगा बताएं इसमें
प्रश्न ये है, कैलकुलेट द एवरेज रेट of formation of प्रोडक्ट। तो बताइए, आपसे पूछा एवरेज रेट निकालो, किसका? प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का। तो आप तुरंत शुरू हो जाएंगे या फिर कुछ मांगेंगे उससे? क्या मांगेंगे? टाइम इंटरवल। क्या मांगेंगे? कई लोग के मुंह से निकला था कंसंट्रेशन मांगेंगे। तो ऐसी चीज मांगिए जिससे दूसरी चीज अपने आप मिल जाए। मांगा आपने दोनों ही है, कंसंट्रेशन मांगना भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसी चीज मांगिए जिससे दूसरी चीज अपने आप। बताएं, आप दो चीजें हैं कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, तो आप क्या मांगेंगे उससे? आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल मांग लीजिए, डिपेंडेंट तो अपने आप सेट होकर दिख जाएगा, क्योंकि वो उसी पे तो निर्भर कर रहा है। लॉजिक है। तो आप क्या मांगेंगे उससे? टाइम इंटरवल। तो आपने कहा एक टाइम इंटरवल के अंदर बातचीत की जाए, और वो टाइम इंटरवल मान लें T1 से T2 है। आपने कहा ये प्रश्न है, तो क्या T1 T2 कहां है समझाइए। तो आपको दो टाइम इंटरवल यहां पे दिखा देगा, मतलब दो टाइम दिखा देगा, एक टाइम T1 है, ये T2 है। तो कहता है अब इस इंटरवल में बताओ। तो बताएं कैसे लगाएंगे सवाल। सबसे पहले आप देखेंगे कि जब आप इस समय पे थे तो ऊपर जाके चेक करिए कंसंट्रेशन कितना था, बराबर। और जब आप इस समय पे चले गए तो उस समय कंसंट्रेशन की वैल्यू बदल के कितनी होगी। तो मान लें यहां पे कंसंट्रेशन C1 था और यहां पे कंसंट्रेशन C2 हो गया। अगर ऐसा हो गया तो बताइए C1 C2 अगर आपको ढूंढने से मिल गए ग्राफ में, तो क्या एवरेज रेट निकाला जा सकता है? बताएं एवरेज रेट कैसे लिखेंगे आप? डेल्टा C बाय डेल्टा C क्या होगा, और डेल्टा T क्या होगा? ठीक है, यहां पे अगर इन चीजों को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? देखिए यहां से यहां तक का ये जो कंसंट्रेशन है, सॉरी टाइम है, ये T1 है, और यहां से यहां तक का ये T2 है। यहां से यहां तक जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, और यहां से यहां तक का C2 है। और इनका जो डिफरेंस है, अगर आप इनके डिफरेंसेस दिखाएं तो ये जो इनका डिफरेंस है, ये कौन है? डेल्टा C। और ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, ये कौन है? ये डेल्टा T। तो बताएं, ये हो गया डेल्टा T, ये हो गया डेल्टा C, और वैल्यू सामने लिखी हुई है, बराबर। तो आपने क्या किया, ये C2 था, इसमें से C1 को माइनस कर दिया, तो ये डेल्टा C आ गया, वो लिखा हुआ है, बराबर। और आपने दूसरा काम क्या किया, ये T2 था, इस T2 में से इस T1 को माइनस कर दिया, तो ये डेल्टा T आ गया, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब डेल्टा T की वैल्यू डेल्टा C की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। नोट करेंगे। क्वेश्चन जब आएगा तो बताइए कि आपको ये चार व्यक्ति ढूंढने होंगे। कौन कौन से चार व्यक्ति? T1 T2 C1 C2। और ये ढूंढना बड़ा आसान है, आपको T1 T2 तो खुद ही बताएगा। वो यहाँ लिखेगा भाई T1 की वैल्यू 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड है। T2 भी बताएगा वो आपको, बस आपको क्या ढूंढना होगा, उनके करेस्पॉन्डिंग C1 C2 ढूंढ लेंगे, ग्राफ के अंदर आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल से खींचा। तो ये एक आसान प्रश्न था। एक और बात बताएं, अगर आप दो कोऑर्डिनेट चेक करें, एक पॉइंट मान लो मैं ये वाला बोलता हूं, और एक कोऑर्डिनेट ये वाला है, दोनों कोऑर्डिनेट क्या क्या है बताओ। ये वाला क्या है, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, है T1 कॉमा C1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ बगल वाले के, T2 कॉमा, ठीक है नाम दे देते हैं कुछ,
मान लो मैंने बोल दिया इस पॉइंट को ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है, तो बताइए ए और बी पॉइंट किस पे हैं? जो लाल वाले दो पॉइंट हैं ए और बी, वो किस पे हैं? तो आप कहेंगे पीले वाले ग्राफ में। किस पे है? पीला वाला ग्राफ किसका है? प्रोडक्ट के बनने का ग्राफ है। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? कंसंट्रेशन और टाइम। ठीक है, तो आपको टोटल 3 बातें समझनी है। एक तो ये आपने समझ ली, 2 और क्या बचती हैं? देखिए 2 लोगों में 3 ही बातें हो सकती हैं। 2 लोग कौन कौन है? एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। उनमें 3 बातें क्या हो सकती हैं? पहला, एवरेज रेट निकालो, निकाल लिया। दूसरा, इंस्टेंटेनियस निकालो। और तीसरा, दोनों में क्या कोई कनेक्शन है? और कनेक्शन है तो वो क्या कनेक्शन है? यही 3 बातें हो सकती हैं। उनमें से आपने कितनी बातें अभी तक पढ़ ली? एक डन है, 2 पढ़नी है। ये हो गया? चले, कोई नोट कर रहा है? ठीक है, अगले पॉइंट पे आइए। ये बताना, 2 व्यक्तियों में रिलेशन, कौन कौन से 2 व्यक्ति हैं? एक एवरेज रेट है और एक इंस्टेंटेनियस रेट है। तो देखें दोनों में क्या कनेक्शन है। ये जो मैं लिख रहा हूं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ये कौन है? एवरेज। और दूसरा मैंने लिखा डीसी बाई डी टी, ये कौन है? ठीक है, अब हमें ये बताना है क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है। तो बिल्कुल कनेक्शन है, आप कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है मैथमेटिकल तरीका। अगर हम मैथमेटिकल तरीके से दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आप लिखें लिमिट डेल्टा टी टेंड 0 और ये वैल्यू बन जाएगी इसके बराबर। ये मैथमेटिकल कनेक्शन है दोनों के बीच में। ये चीजें आपको फिजिक्स में भी काम आएंगी। यहां क्या किया उसने बताया, उसने लिमिट लगा दी। लिमिट लगाने का क्या मतलब होता है? लिमिट लगाने का मतलब है कि आप किसी वेरिएबल को लिमिटेड कर रहे हैं। कौन सा वेरिएबल आपने लिमिट कर दिया? टाइम इंटरवल। कितना छोटा कर दिया? बहुत छोटा। जैसे मान लीजिए टाइम इंटरवल इतना था, तो आपने इस इंटरवल को छोटा करते गए, दोनों को ऐसे पास लाते जाओ, लाते 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 आपने इतना छोटा कर दिया कि लगभग लगभग ये वो ये हो गया। समझ पा रहे हैं? ये और वो 2 व्यक्ति थे, इतना आपने इनको ओवरलैप कर दिया कि मतलब लगभग लगभग पता ही नहीं चला कि ये कौन है और वो कौन है। तो टाइम इंटरवल कितना है? अब बिल्कुल टेंडिंग टू 0। जब टाइम इंटरवल 0 की तरफ टेंड होगा तो वो डेल्टा टी नहीं, अब क्या कहलाएगा? अब वो डिफरेंशियल टी कहलाएगा। बराबर? तो बताएं आपने टाइम इंटरवल को कैसा कर दिया इस वाले को? बहुत छोटा। जब बहुत छोटा कर देंगे तो ये डेल्टा टी क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल टी। और जब ये डिफरेंशियल टी बन जाएगा तो कंसंट्रेशन तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जब टाइम इंटरवल ही छोटा हो जाएगा बहुत, तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा सी क्या कहलाएगा? डीसी। तो बताएं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा? डीसी बाई डी टी। और एवरेज रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस में। लेकिन ये सब करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सिर्फ एक काम, क्या? टाइम इंटरवल को बहुत कितना छोटा? इतना छोटा कि उनके बीच में कुछ गैप ही 0 की तरफ टेंड हो जाए। ठीक है, ये मैथमेटिकल तरीका हो गया बात को समझने का। अब आपसे पूछे कोई कि इसको ग्राफ में समझाओ इसी बात को, तो क्या इस बात को ग्राफ में भी समझा सकते हैं? बनाते जाए। ग्राफ में देखें, ये ग्राफ है आपके पास। अभी आपने क्या निकाला हुआ है? ये जो आपने निकाला है क्या निकाला है? एवरेज रेट। अब बताएं अगर आपने एवरेज रेट निकाला हुआ है तो हम चाहते हैं कि इसको कनेक्ट कर लिया जाए किससे? क्या करना होगा हमें? एक ही काम करना होगा, अभी पीछे बताया मैंने आपको। क्या करना होगा? टाइम इंटरवल को बहुत कर देते हैं। पता है जब आप टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करेंगे तो क्या होगा?
डेल्टा टी किसकी तरफ जाएगा? ठीक है, डेल्टा टी है क्या? मैथमेटिकल बात करें, T2 माइनस तो किसकी तरफ जाएगा? तो फिर T1 को इधर ले आए तो T2 किसकी तरफ जाएगा? ठीक है, टाइम कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। उसके ऊपर डिपेंड कौन करता है? कंसंट्रेशन। तो अगर T2 T1 की तरफ जाएगा, इफ लगाए देखिए यहां, अगर आप ऐसा करेंगे देन, तो क्या देन आप कह सकते हैं C2 C1 की तरफ जाएगा? क्यों? क्योंकि C T के ऊपर, तो जैसा आप T के साथ करेंगे वैसा C अपने आप करना शुरू कर देगा। और अगर C2 C1 की तरफ गया तो C2 माइनस C1 जीरो की तरफ जाएगा। C2 माइनस C1 कौन है? डेल्टा C। तो डेल्टा C किसकी तरफ जाएगा? तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर डेल्टा T जीरो की तरफ गया देन डेल्टा C भी जीरो की तरफ जाएगा? बोलो भाई। तो क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि तब डेल्टा C बाई, अगर डेल्टा C जीरो की तरफ गया तो कैसे आप डिफरेंशियल C बोलने लगेंगे? और डेल्टा T जब जीरो की तरफ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल T। तो अपने आप डेल्टा C बाई डेल्टा T क्या बन जाएगा? DC बाई dt। यही करना पड़ेगा। अब ये जब आप ग्राफ में, ये तो लिख के किया आपने सब, इसको ग्राफ में ढूंढिए। डेल्टा टी कहाँ है? ये इंटरवल दिख रहा है नीला वाला, ये जो नीला वाला इंटरवल है ये है डेल्टा टी। अब हम अगर इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करें तो छोटा कैसे करेंगे बताएं? ये जो T2 वाला पॉइंट है, ये इस T2 वाले पॉइंट को उठा करके किसी खोपड़ी पे ले आए, तो मान लो इसको हम शिफ्ट करें ऐसे, ऐसे शिफ्ट करते करते किसके ऊपर ले आए? तो अगर T2 आ गया T1 की खोपड़ी पे, बताओ यहाँ पे, तो बताएं T2 अगर T1 की तरफ शिफ्ट हो गया तो क्या ये C2 C1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये C इस T पे डिपेंड कर रहा है। तो जब T2 जाएगा T1 की तरफ तो C2 जाएगा C1 की तरफ। तो क्या T2 कॉमा T2 कॉमा C2 T1 कॉमा C1 की तरफ जाएगा? क्यों? क्योंकि T2 गया T1 की तरफ और C2 गया C1 की तरफ। तो T2 कॉमा C2 किसकी तरफ जाएगा? T1 कॉमा C1 की तरफ। तो क्या पॉइंट ए पॉइंट बी की तरफ जाएगा? और जो पॉइंट ए उठ करके पॉइंट बी की खोपड़ी पे आके बैठ जाएगा ऐसे, तो बताएं अब ये एवरेज कहाँ रह गया? अब ये क्या बन गए? ये इंस्टेंटेनियस बन गए। यही तो कह रहा है। कितने लोग बात समझ में आ गई? सीधा झंडे की तरफ सीधा होता है, ऐसा होता है। आइए लिख लेते हैं इन सब बातों को एक साथ लिखा जाए तो क्या क्या लिखेंगे देखिए। T2 जब गया T1 की तरफ तो C2 गया C1 की तरफ, तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो और क्या क्या होगा? अगला कार्यक्रम हो जाएगा कि T2 कॉमा C2 किसकी तरफ जाएगा? T1 कॉमा C1 की तरफ। और अगर ऐसा हो गया तो बताइए पॉइंट ए किसकी तरफ जाएगा? पॉइंट बी की तरफ। तो अब वो एवरेज ना रह के क्या बन जाएगा? तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये कनेक्शन है किसके बीच में? एवरेज और ग्राफ में। अगर आप दिखाना चाहें तो ग्राफ में कैसे शो करेंगे? ग्राफ में आप उसको दिखाएंगे कि ये वाला T2 उठ के इधर आ गया T1 की तरफ, तो ये वाला T2 किसकी तरफ जाएगा? C1 की तरफ। तो ये वाला T2 कॉमा C2 कहाँ जाएगा? T1 कॉमा C1 की तरफ। तो पॉइंट ए कहाँ जाएगा? पॉइंट बी की तरफ। और एवरेज क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। ये बना लें इस ग्राफ में और फिर उधर नोट करें। नींद आ रही है? क्या बात है, शुरू करते ही नींद आ जाती है। बताओ, जागते रहिए, क्या पता आपको नहीं आपके भविष्य को नींद आ रही है। एक बार वो सोता है तो बहुत सालों बाद उठता है, तब तो देर हो जाती है। समझ रहे? इसलिए जागते रहिए। जब संभव नहीं होगा तो सोना ही पड़ेगा एक ना एक दिन सबको। जब तक संभव है तब तक जागते रहिए। बताएं। फिर से आइए। आधा ठीक था, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन से शुरू करें। तुम्हें समझ में आ गया? पूछो। टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समय समय कैसे बदलता है? आप जैसे आज हैं,
कल होंगे इसकी गारंटी है? नहीं है ना। समय रहेगा कल, आप रहें और चाहे ना रहें, आपके साथ भी आपके बाद भी। LIC पॉलिसी, जीवन बीमा निगम। तो समय एक ऐसा वेरिएबल है जो चलता रहता है, हमेशा चलता है। आप नहीं थे तब भी था, आप हैं तब भी है, और आप मान लीजिए कल को नहीं हुए, मानने में क्या जा रहा है? ब्रैकेट में क्या बनाया था? हाँ, कंसंट्रेशन वगैरह सब टाइम पे डिपेंड करते हैं, बिल्कुल सही बात है। समय अगर बदलाव लाएगा तो ये चीजें भी बदलेंगी। कोई रिएक्शन अगर है, उसमें मान लीजिए आपने किसी रिएक्टेंट के मोल रखे हैं कुछ, तो समय अगर बदलेगा तो वो चीजें बदलेंगी। उनके रिएक्टेंट के मोल 4 मोल थे तो 3 हो जाएंगे, रिएक्टेंट के मोल घटेंगे, प्रोडक्ट के मोल बढ़ेंगे, तो बदलाव तो हो रहा है ना। ठीक है, चलिए, स्थिति नियंत्रण में। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि दो लोगों के बीच में 3 बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी? पहला, एवरेज रेट कैसे निकालें, आपने निकाल लिया। दूसरा, क्या दोनों में कुछ कनेक्शन है, वो भी ढूंढ लिया, उसके तरीके ढूंढ लिए। ये सब नोट कर लेना, सब जो लिखा हुआ है। हमने मेन चीज क्या की, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0 की तरफ टेंड कराते हैं, डिपेंडेंट अपने आप चेंज हो जाएगा। समझ रहे? डिपेंडेंट तो उसी पे डिपेंडेंट है, तो बस किसको पकड़ लें आप? टाइम को पकड़ लें, सब कुछ अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। T2 कॉमा C2 भी माना कर रहे हैं, क्या बात है। T2 कॉमा C2 हम गलती भी गलती से करते हैं। चलें, क्लियर? सो सॉरी। चलिए, अगला पॉइंट है इंस्टेंटेनियस रेट निकालने। इंस्टेंटेनियस रेट का जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा कठिन होगा। एवरेज का तो आपने निकाल लिया, एवरेज में आपको इंटरवल निकालना होता, कोई दिक्कत होती नहीं, आराम से निकाल होता। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, ये चर्चा करें, फिर डालें। इतनी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो भैया? पहले तनाव में आ गए क्या बहुत? कठिन बातें कर, अब कठिन बातें अब शुरू होंगी, देखिए यहां से। अभी तक तो आसान चल रही थी, अब धीरे धीरे मामला कठिन होता जाएगा। देखिए, ये कंसंट्रेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिया मैंने? समय। एक ग्राफ बना दिया जैसे पिछली बार बनाया था मैंने, और अब आपको बताना क्या है इस बार? इंस्टेंटेनियस रेट बताना है। तो बताएं, इंस्टेंटेनियस रेट किसका बताने जा रहे हैं? कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। बताएं, बताना शुरू कर देंगे या कुछ मांगेंगे? क्या मांगोगे? टाइम इंस्टेंट है ना, पिछली बार इंटरवल मांगा था आपने, इस बार आप उससे इंस्टेंट मांगेंगे कि कब बताएं। तो उसने कहा T1 पे बताओ, है ना, टाइम T इज इक्वल टू T1 पे बताओ। तो आप उससे कहेंगे T1 कहाँ है, तो कहेगा यहां हूं मैं, ये लीजिए T1। अब सिर्फ एक समय है, एक इंस्टेंट है, और आपको एक इंस्टेंट पे बताना है कि इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू क्या होगी। तरीका क्या होगा? तरीके पे चर्चा करें तो तरीका ये होगा कि सबसे पहले आपको जिस भी समय पे सवाल पूछा गया है उस समय पे आप वर्टिकली ऊपर बढ़े। सुनते हैं ध्यान से, वर्टिकली ऊपर कब तक बढ़े? ऐसे जब तक वो ग्राफ को यहां पे कट ना कर दिया। ग्राफ कट हो गया, वहां पे रुक जाइए, और जब आपको एक पॉइंट वहां पे मिल जाए तो उस पॉइंट को ढूंढ लीजिए। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट समझते हो? ये टेंजेंट हमने किस पॉइंट पे ड्रॉ करी है? ये टेंजेंट हमने किस पॉइंट पे ड्रॉ करी है? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कहां मिला है हमें? इस पर्टिकुलर टाइम पे। ये टाइम कौन सा है? जिस इंस्टेंट पे सवाल पूछा गया है। बराबर बात। अब बताएं, जब ये टेंजेंट आप ड्रॉ कर लेंगे तो उस टेंजेंट का उसके बाद क्या पता करें?
अगला स्टेप क्या है, टेंजेंट का स्लोप पता करें। किसी भी सरल रेखा का स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल। कौन सा एंगल, कहां से नापते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना बोले, क्या बोले, एक्स एक्सिस दो प्रकार की होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये, तो आपको कहां से नापना है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहां जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तब तक जाएंगे जब तक आपको वो लाइन ना मिल जाए जिसका आपको स्लोप निकालना है। ये लाइन मिल गई, इसका एंगल नाप लें, ये थीटा है। अगर ये थीटा आपको मिल गया तो इसके ऊपर टेन अप्लाई कर दें। टेन थीटा कौन होगा, इसका स्लोप, बराबर। और जो ये है वही आंसर है। कहने जाओ मैं नहीं मानता, तो क्या कहोगे उसको, बस समझाओगे ना उसको। तो बताइए क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट जो था, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है बताओ, टी इज इक्वल टू टी वन पे इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला बताओ। तो आप कहेंगे डीसी बाई डी टी, तो आपने फॉर्मूला बता दिया। अब वो कहेगा निकालो, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी सभी निकाल लेते थे। अब ये निकालना में क्या, डीसी बाई डी टी क्या होता है, डीसी बाई डी टी स्लोप ही तो है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इसको हम वाई एक्सेस बोले और इसको क्या बोले, एक्स एक्सेस, वाई और एक्स के बीच में एक सरल रेखा है ये वाली, तो इस सरल रेखा का स्लोप कैसे निकालेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा। देखें इस सरल रेखा का स्लोप क्या है, जैसे छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, छोटा सा अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ये कौन है, ये डिफरेंशियल वाई हो जाएगा। बहुत छोटा सा बना लें ऐसा, हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं अभी। तो ये हो गया डी वाई और ये हो गया, और ये हो गया टेन थीटा, यहां से थीटा ये है, तो टेन थीटा क्या बन गया बताओ, डी वाई बाय, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है डी वाई बाय, आपने स्लोप ही तो निकाला है अभी अभी। जो आपने स्लोप निकाला है वो होता क्या है स्लोप, स्लोप एक तो टेन थीटा बोल सकते हैं और दूसरा तरीका स्लोप को क्या बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आपने ये पता कर लिया तो क्या ये पता कर लिया और ये भी पता कर लिया। अब y की जगह कौन है, y की जगह c है और x की जगह कौन है, t है, तो dy बाई डी एक्स ही तो dc बाई dt है, और dc बाई dt ही तो इंस्टेंटेनियस रेट है। देखो वो आ गया, तो यही तो आंसर है। समझ पा रहा है, कितनी बात समझ में आ गई पूरी, सीधा जड़ने की तरफ, सीधा रिजर्व, फर्स्ट क्लास, खींचो फटाफट जल्दी से। ये थोड़ा सा कठिन था। चले, ठीक है भाई। तो एवरेज रेट हो गया, और क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। दो बातें समाप्त होती हैं यहाँ पे। सवाल कैसा आएगा, सवाल ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन में हो सकता है वो थीटा दे दे। अच्छा एक बात बताएं, ये इंस्टेंटेनियस रेट आपने किस टाइम पे निकाला है, T1 पे। तो T1 टाइम पे, जिस टाइम पे आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे होते हैं, आप टेंजेंट किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पीले वाले ग्राफ पे। तो ध्यान दीजिए, आपने जो टेंजेंट ड्रॉ करी वो पीले वाले ग्राफ पे। अब पीले वाले ग्राफ पे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, देख रहा है, इनमें से कौन सा पॉइंट आपको पसंद आ रहा है, वो वाला जिसके करस्पॉन्डिंग वो टाइम दे रहा है आपको, समझ रहे हैं। तो आप टेंजेंट किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने आपसे प्रश्न पूछा है। तो आप किसी भी टाइम पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपने यहाँ पे पॉइंट ढूंढा है, और यही वो पॉइंट है पीले वाले ग्राफ पे जिस पे आपने लाल वाली टेंजेंट ड्रॉ की है। तो ये जो टेंजेंट का स्लोप आया है वो इस पॉइंट पे आया है, ना कि किसी और पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिल गई है, इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू मिल गई।
बराबर। प्रश्न एक आसान से अगर बनाया जाए, न्यूमेरिकल नंबर 1, पहला प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है ऐसा कि वो कहता है कि अगर थीटा 45 है तो इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू बता दें। तो क्या आंसर आप फटाफट बता देंगे? क्या आंसर होगा? 1045 1 टिक करेंगे, निकल लेंगे। सीधा सरल प्रश्न, बराबर। थीटा कुछ बदल के भी दे सकता है आपको, 30 डिग्री 60 डिग्री भी दे सकता है। नीट वाले ज्यादा कठिन बातें करते नहीं। तो 45 की जगह ज्यादा हिम्मत करेंगे तो 30 और 60, इससे ज्यादा आगे पीछे वो नहीं जाते, लिमिट है उनकी। अब ध्यान दीजिए, अगला कार्यक्रम है कि अगर मैं इसमें न्यूमेरिकल नंबर 2 बनाऊं तो क्या बन सकता है। दूसरा सुने इसका। मान लो कोई व्यक्ति पूछे कि इस बार आपको इंस्टेंटेनियस रेट बताना है। लेकिन दो अलग अलग इंस्टेंट पे बताना है, तो क्या बता लेंगे? ध्यान दीजिए, वो आपको इंटरवल नहीं दे रहा है। अब T1 T2 देखते हैं आपके मन में क्या उठ रहा होगा? इंटरवल दे दिया क्या? नहीं, इंटरवल नहीं दिया। क्या बोल रहा है? दो इंस्टेंट दे दिए। दो इंस्टेंट दे दिए तो क्या दो इंस्टेंट पे आप आंसर निकाल सकते हैं? आप उससे पूछेंगे सबसे पहला प्रश्न कि वो दो इंस्टेंट कहाँ कहाँ है। उसने बोला एक यहाँ पे है और एक थोड़ा आगे यहाँ पे है। मान लेते हैं ये वाला T1 और ये वाला, ठीक है। अब बताएं T1 पे कैसे निकालेंगे, T2 पे कैसे निकालेंगे? क्या तकनीक वही है, तरीके में कोई अंतर नहीं है। तरीका आज भी वैसा ही है। क्या करें? सबसे पहले जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपसे प्रश्न पूछा जाए उस पर वर्टिकली ऊपर जाइए, यहां भी और यहां भी, दोनों जगह आप ग्राफ को कट कराइए। कट कराने के बाद दोनों जगह टेंजेंट ड्रॉ करें। जब आप दोनों जगह टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करिए हमने, तो ऐसी कुछ, ये किस पे ड्रॉ करिए हमने? T1 वाले पे। एक T2 वाले पे कर लेते हैं। T2 वाले पे करेंगे तो क्या टेंजेंट कुछ ऐसी होगी? चेक करें। क्या दो जगह पे दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हमने? अच्छा, ये दोनों सरल रेखाएं एक ही हैं या अलग अलग हैं? क्या आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं? एक पीला वाला ग्राफ और एक नीली और एक लाल वाली लाइन। रंग पहचान लेते हैं। तीन कलर आपको नजर आ रहे हैं। एक पीला वाला ग्राफ है और क्या है? एक नीली और एक लाल वाली लाइन है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, क्या नीली और लाल लाइन एक ही है या दो अलग अलग लाइन है? दो अलग अलग है। कैसे पता करते हैं कि दो अलग स्ट्रेट लाइन है? अगर दो लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक बार मिलती हैं और दोबारा कभी नहीं मिलती हैं तो वो एक नहीं दो है। क्या कहेगा? अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बार मिलती हैं और जीवन में दोबारा कभी मुड़ के एक दूसरे को नहीं देखती हैं तो वो एक नहीं। अगर वो एक ही होती तो हर बार मिलती। समझ पा रहे हैं? कठिन बातें थोड़ी सी, कोशिश करते रहिए। अब देखिए, ये दोनों सरल रेखाएं क्या सिर्फ एक बार मिल रही हैं यहाँ पे और दोबारा कभी नहीं मिलती हैं? सिर्फ यहाँ पे एक बार इनका मीटिंग हुई है, उसके बाद देखिए नीली वाली उधर चली जाती है और लाल वाली इधर चली जाती है। दोनों एक दूसरे को भी मोड़ के नहीं देखती। दोनों अलग अलग हैं। दो अलग अलग लाइनों की स्लोप भी अलग अलग होंगे, उनके थीटा भी डिफरेंट होंगे। तो बताइए, अगर मैं दोनों का थीटा निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? दोनों के थीटा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका आप ऐसा कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट से ऐसे आगे बढ़े और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ जाए। बढ़ने के बाद आप दोनों लाइनों का स्लोप निकालना चाहते हैं तो दोनों का थीटा निकालेंगे। एक देखिए इसका एंगल नापे, अलग है। एक इसका नापे, अलग है। तो क्या दोनों का थीटा डिफरेंट डिफरेंट है? एक को हम थीटा 1 बोल देंगे और एक को, ठीक है, तो T1 वाले को थीटा 1 बोल देते हैं और T2 वाले को सिस्टमेटिकली। तो ये T1 वाला है नीला वाला
तो इसको बोल दिया θ1 और ये लाल वाले को, ठीक है। जब ऐसा करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल में ये वाला θ1, ये वाला θ2। अब बताएं आंसर क्या होगा? आपको θ1 θ2 के एक ही लग रहे हैं? बराबर लग रहे हैं क्या? अलग अलग है ना भाई? ये tan θ1 हो गया और ये, और जब कई लोग हाथ से नापते हैं, उनकी आदत होती है हर चीज हाथ से नापने की, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये देखो ये θ1 है और यही तो θ2 है, तो एक जैसा ही तो लग रहा है, ऐसे ऐसे तो हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप किसी समझदार व्यक्ति को समझाएंगे कि दोनों एक एंगल नहीं है, अलग अलग एंगल है, तो कैसे समझाएंगे? उसका तरीका देखिए। उसका तरीका है कि नीली वाली को थोड़ा सा इधर बना लीजिए, ऐसे बाहर निकाल के। लाल वाली फिर कहाँ है? लाल वाली ऐसे नीचे से इधर से जा रही है, ऐसे, यही है ना भैया? जब आप ऐसे देखेंगे तो बताइए, दोनों में से एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना लें। इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, इससे ऐसे चले जाएं। अब अगर आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं, तो बताइए क्या दोनों का एंगल आपको अलग अलग नजर आ रहा है? बताएं θ1 कौन सा वाला है? ये वाला और ये। अब आपको नजर आ रहा है साफ साफ? खींचे। तो क्या दोनों आंसर आ चुके हैं? खत्म हो गया सवाल। बताएं tan θ1 किस पे आंसर है? T1 पे। और tan θ2 किस पे आंसर है? तो क्या इंस्टेंटेनियस के दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं? दो डिफरेंट आंसर क्यों है? क्योंकि इंस्टेंट बदल गया। तो आप क्या बोलेंगे उसको? टेक्निकल बात आप बोलेंगे इंस्टेंट बदल गया। देखिए इंस्टेंट ये था पहले, अब ये हो गया। इंस्टेंट बदल जाने से जो बदल जाए वही तो इंस्टेंटेनियस है। क्या बोलेंगे? इंस्टेंट बदल जाने से जो बदल जाया करती है वही तो नहीं बदलती, तो एवरेज ना होती। बराबर है? जो घड़ी घड़ी बदल जाए वो इंस्टेंटेनियस है, मौका परस्त। और जो औसत पे बिलीव करे वो एवरेज है। तो ये है, देखिए आपको कौन सी सही लगती? θ1 θ2 में कौन ज्यादा है कौन कम है, ये भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप एंगल नापना शुरू करें तो हो सकता है कोई एक आपको एंगल दे दे, यहाँ पे एक 60 दे दे, एक 30 दे दे, बता देंगे आप। दोनों में कंपैरिजन भी हो सकता है क्या? बताएं tan θ1 को आप क्या नाम देंगे? आप कहेंगे tan θ1 जो है वो R1 है, चेक करें। और tan θ2 कौन है? ये R2 है। तो बताएं R1 R2 में कंपैरिजन भी हो सकता है क्या? कौन बड़ा और कौन छोटा? कैसे चेक करेंगे आप? tan θ1 और tan θ2 में कंपैरिजन कर लेंगे, और कंपैरिजन करने से फिर आपको R1 R2 में भी कंपैरिजन मिल जाएगा। कंपैरिजन करने के लिए θ1 θ2 में कंपैरिजन कर लें। कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है आपको? θ1 बड़ा है, किससे? खींचो। तो ये हो गया कंपैरिजन का सवाल। ये वाला कितना है? θ1 समझ पा रहे हैं? तो मैं पड़ी हुई हूँ, सिमिलर एंगल चल रहा है ना ये वाला और ये वाला सेम है, यही वाली लाइन तो है, बराबर। लेकिन सही तरीके से तब दिखता है जब आप ऐसे देखते हैं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, इतना काफी। तो एवरेज डन है, इंस्टेंटेनियस डन है। न्यूमेरिकल नंबर 2 डन है, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 पे है ये। इंस्टेंटेनियस का सबसे कठिन प्रश्न क्या बनता है? चले तीसरा, इसका तीसरा सुने। तीसरा थोड़ा कठिन है, उसमें दिमाग खर्च होगा।
आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो अगर, तो उसमें आपको तीसरे वर्जन पे भी सवाल मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर यहां पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, तो कोई किताब अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ यही पढ़ें, इतना काफी है। उसमें थोड़ा भूल जाए तो भी काफी है। अतिरिक्त पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए ग्राफ है फिर से आपके सामने, और इस बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट एट t इज इक्वल टू t1। तो उसने कहा कि t इज इक्वल टू t1 कहां है, तो मैंने कहा यहां है। तो उसने कहा ये तो पहले जैसा ही सवाल लग रहा है। तो अभी तक तो लग रहा है, अभी तक ये पहले जैसा ही सवाल है। फिर आप देखिए यहां से वर्टिकल तरीका वही है। क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकली ऊपर जाएंगे, कट कराएंगे, कट करने के बाद टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हर बार की तरह। तो ये टेंजेंट है। फिर क्या पता करेंगे इस टेंजेंट का। अच्छा ये बताओ, टेंजेंट में ऐसे बड़ी कर दूं और या छोटी कर दूं ऐसे, तो स्लोप बदल जाएगा क्या? तो सुविधा अनुसार क्या मैं बड़ी छोटी कर सकता हूं, उससे स्लोप के ऊपर कोई फर्क? ठीक है। मकसद क्या है आपका? फिर मैं यहाँ बता नहीं सकता, वो पूछ भी नहीं रहे। फिलहाल यहाँ क्या मकसद है? यह मकसद है आपको बताना है कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। आपको टेन थीटा निकालना है। पता है टेन थीटा कैसे निकालेंगे? ये गया आप, आपने कहा मेरे को ये वाला थीटा मांगता है। अब एक सरल प्रश्न जो था पहला वाला, पहला क्वेश्चन था, उसमें थीटा आराम से दे दिया था आपको लाके। देखिए ये जो पहला सवाल था इसमें उसने थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन, थीटा क्वेश्चन में गिवन, तो क्वेश्चन बहुत आसान। उसने कहा ये थीटा 45 से बता दो, आपने बोला 1045। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला भी ठीक है, उसने कहा दो थीटा बता दो, उसने कहा 45 60। मैंने कहा 1045 1060, कंपेरिजन कर लो। R1 R2 में कंपेरिजन हो जाएगा। चार ऑप्शन देगा, ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, कह नहीं सकते, कर लेंगे। कर लो 1030 1060 तो निकाल लेते हो ना। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न जो होगा उसमें कहेगा थीटा क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। प्रश्न देखिए बदलाव क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है थीटा इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में थीटा ना दिया जाए तो आप बिना थीटा दिए थीटा कैसे निकालते हैं, ये सवाल है। समझ रहे हैं? थीटा वो देगा नहीं, आपको खुद निकालना है। अच्छा आपको मकसद है टेन थीटा निकालना, अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? टेन थीटा, यही आंसर ना भाई। लेकिन आपको थीटा नहीं पता है, तो अगर हम सीधे टेन थीटा ही निकाल लें तो फिर क्या जरूरत है थीटा निकालने की, खत्म हो गया सवाल। तुम्हारा मेन मकसद है टेन थीटा निकालना। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा तो दिया नहीं है, तो आपको अपने मन से एक ट्रायंगल जनरेट करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी एक हाइपोटेनस ये होगी, बाकी दो आप ढूंढे। दो आप ढूंढेंगे तो ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। समझ रहे हैं? जब आप ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे तो अपने आप ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 बन जाएगा। और अगर यहाँ पे 90 बन गया तो फिर आप ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये वाला भी थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा आप निकाल सकते हैं दिस अपॉन दिस। समझ पा रहे हैं? अब इसको करना पड़ेगा, समझ में पा रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो कठिन काम हो जाता है। समझ रहे हैं? हाँ बोलना और हाँ को करके दिखाना, इसमें फर्क है। अब देखिए जब मैं एक ऐसा ट्रायंगल जनरेट करूंगा तो मैं दो पॉइंट चूज करूंगा। इस ये जो भूरे कलर के आपको लाइन दिख रही है, इसमें दो पॉइंट चूज करूंगा। एक पॉइंट मैंने इधर लिया और एक पॉइंट मैंने इधर कहीं लिया, क्योंकि मुझे एक ट्रायंगल चाहिए। कैसा ट्रायंगल चाहिए? अच्छा ये जो दो पॉइंट मैं चूज कर रहा हूं, क्या मैं इनको कहीं और भी चूज कर सकता था? बिल्कुल। क्या मैं यहां चूज कर सकता था? यहां, 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 कहीं भी। तो आप इसको पॉइंट को अपनी सुविधा अनुसार आगे पीछे शिफ्ट, क्योंकि अगर ट्रायंगल ये वाला पॉइंट चूज करेंगे तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा। अगर मान लो मैं यहां चूज करता और एक यहां चूज करता तो ट्रायंगल ऐसा बनता। क्या ट्रायंगल छोटा बने या ट्रायंगल बना बड़ा बने उससे टेन थीटा बदल जाएगा? समझ रहे हैं? उससे टेन थीटा तो बदलेगा नहीं। तो ट्रायंगल आप अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। आप चाहें तो बड़ा वाला लें, और आप चाहें तो छोटा वाला लें, आप चाहें तो इधर लें, आप चाहें तो उधर लें। कर लो। समझ पा, उससे स्लोप थोड़ी बदलता है।
तो हमें तो स्लोप से मतलब है ना, तो स्लोप वही आएगा। अच्छा, इसका मतलब मैं ट्रायंगल अपनी सुविधा अनुसार चूज कर सकता हूं। तो सबसे अच्छा तरीका, सिंपल तरीका होता है, एक पॉइंट इधर ले लें, एक पॉइंट उधर ले लें और ऐसे एक ट्रायंगल बना लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यही ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल में अपने हिसाब से। लेकिन एक बात फिक्स है कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होना चाहिए? कर्ण। हिंदी माध्यम कौन होना चाहिए? ये सरल रेखा, इसको इंक्लूड करना आवश्यक है। तो पॉइंट इसके ऊपर ही चूज करने हैं दोनों, बराबर है? ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट इस भूरी वाली टेंजेंट पे है या इस पीले वाले ग्राफ पे? अभी ये वाला पॉइंट किस पे? टेंजेंट पे है या इस पीले वाले ग्राफ पे? टेंजेंट पे। तो इस पे जब आप कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो वो टेंजेंट के ऊपर कोऑर्डिनेट होंगे, समझ रहे हैं? अच्छा, पीछे जो आप पढ़ते थे यहां पे, यहां पे बताएं ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है? ये पीले वाले ग्राफ पे। दोनों में फर्क समझ रहे हैं? ये पीले वाले ग्राफ पे है और जो अब हम ढूंढने जा रहे हैं वो पीले वाले ग्राफ पे नहीं है, वो टेंजेंट पे है, बराबर? और ढूंढना जरूरी है उसे। ठीक है, अब क्या करें आप यहां पे पॉइंट लें या यहां पॉइंट लें, वो आप डिसाइड करें। आप कैसे डिसाइड करें? अपनी सुविधा अनुसार। जैसे आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, T1 की वैल्यूज दी जाएंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आप वो वाला पॉइंट पकड़ें जिसके करस्पॉन्डिंग आपको आसानी से यहाँ पे टाइम और यहाँ पे कंसंट्रेशन दिख रहा हो। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एकदम टाइम दिख रहा है 10 मिनट, तो आप यही पकड़ लो ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन दिख रहा है 4 मोलर, तो यही पकड़ लो। अच्छा, अगर आप आगे पीछे पकड़ेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर यहाँ 10 है तो अगला वाला 20 है, तो यहाँ कितना है आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या पॉइंट अपनी सुविधा अनुसार पकड़ लेंगे? जैसे आप पॉइंट अपनी सुविधा अनुसार पकड़ेंगे तो क्या आपको एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है? ये ट्रायंगल है। और जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ये बन जाएगा, उसमें ये वाला एंगल कितना है? ये 90 हो गया। अब आप क्या निकाल सकते हैं? अगर ये वाला थीटा है तो क्या ये वाला भी थीटा है? चेक करें। अगर ये भी थीटा है तो बताइए टेन थीटा क्या हो जाएगा? इसको नाम दे देते हैं। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। टेन थीटा बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी बाई बी सी निकाल लेंगे। अब आपका मकसद बस इतना सा है, ए बी बाई बी सी निकालें। कैसे निकालेंगे ए बी बाई बी सी? थोड़ा सा उसमें दिमाग खर्च करना पड़ेगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अब बताएं, पॉइंट ए आपने बड़ी चालाकी से चूज किया होगा। आपने पॉइंट ए कौन सा चूज किया जिसके अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट मिल जाए? तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा तभी तो आपने ये वाला चूज किया। अगर नहीं मिल रहे होते तो आप थोड़ा सा नीचे भी ले सकते थे, यहां ले लेते। तो आप वही वाला पॉइंट चूज करें जिसके अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट आसानी से मिल जाए। तो ये मिल गया। इसके नीचे भी ये वाला कोऑर्डिनेट भी आपको आसानी से मिल रहा होगा फिर। ठीक है, सी पॉइंट भी आप वो ले रहे हैं जिसपे आसानी से कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ये रहे। तो बताइए, अगर इतना आपको दिख रहा है तो आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला मान लो आपको T1 मिला, या इसको कुछ और नाम दे देते हैं, नहीं तो पीछे वाला और आगे वाला दोनों आपको सेम लगेंगे। इसको एक्स बोल देते हैं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं ये एक्स है। यहां से यहां तक का जो मामला है इस टाइम को बोल देते हैं ये वाई है। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो बताएं फिर बीसी कितना है? ढूंढ लेंगे आराम से। तो बताएं बीसी कितना निकलेगा? देखो ये एक्स है, ये वाला वाई है, तो वाई में से एक्स माइनस करता तो ये कितना है? ये वाई माइनस एक्स है। तो यही तो बीसी है। तो बताएं बीसी की वैल्यू आ गई। तो बीसी हो गया वाई माइनस एक्स। इसी तरीके से ऊपर निकाल लो एबी। एबी कैसे निकालोगे? फिर से आप इसको नाम दे दें। मान लो यहां से यहां तक की जो ये सी वाला कोऑर्डिनेट के सामने वाली लाइन मिली, ये मान लो बी है। यहां से यहां तक ये मान लो कुछ ए है। कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा। तो मैं जनरल बात कर रहे हैं, ए में से बी को। तो ये वाला बताओ ए हो गया, ये वाला बी हो गया। तो इन दोनों का गैप ये हो गया, ये हो गया ए माइनस बी। और यही तो चेक करिए ए बी है, देख रहा है? तो क्या आपको ए बी मिल गया? ए बी कितना हो गया? ए माइनस बी।
तो ए और बी ढूंढ लेंगे, एक्स और वाई ढूंढ लेंगे, फिर ये वैल्यू लिख देंगे तो क्या आपको आंसर मिल जाएगा, और यही आंसर है। अब इस सवाल को देख के आपको कुछ कुछ पुराने वाले की याद आ रही होगी। पुराने वाले की किसकी याद आ रही होगी? आपको लग रहा था कहीं ये ऐसा ही तो नहीं है जैसा ये था। देखिए यहां भी ऐसे माइनस लग रहा था, यहां भी कुछ लग रहा था। तो क्या ये और वो सेम है? क्या फर्क है दोनों में? ये एवरेज है, वो इंस्टेंटेनियस है, पहला फर्क तो यही है। दूसरा, यहाँ पे जो दो पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट T1 C1 और ये T2 C2, ये ग्राफ के ऊपर है, पीले वाले ग्राफ के ऊपर है। यहां आप कोई टेंजेंट का स्लोप नहीं निकाल रहे हैं। वहां पे आप क्या समझाएंगे? वहां पे आप कहेंगे भाई साहब ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये बी कोऑर्डिनेट, ये वाला बी, ये वाला ए, ये वाला एक्स, ये वाला वाई, ये सब पीले वाले ग्राफ पे नहीं है। ये सब किस में है? ये इस टेंजेंट पे है जो भूरी वाली लाइन है, जिसको हम हाइपोटेनस मान के राइट एंगल बना रहे हैं, और यहां हम इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं। तो कहानी अलग है बिल्कुल। समझ पा रहे? कीजिए, हो गया आंसर। क्या बोल मतलब? समझे नहीं। टेन थीटा इस पे भी आ रहा था, टेन थीटा किस पे और आ रहा था? इसमें आप टेन थीटा ढूंढ रहे हैं, ये कठिन सवाल है। ये आसान लग रहा है कि वो आसान लग रहा है? थीटा अगर दे दे तुम्हें तो आसान लग रहा है, या थीटा तुम्हें निकालना पड़े? यहां टेन थीटा दे देता था, परोसा हुआ, वहां आपको खाना खुद बनाना पड़ रहा है। फर्क है, खा तो दोनों में रहे हैं। भैया समझ में आ गया तीसरा वाला? तो तीसरा वर्जन सबसे कठिन था। इसके अलावा कोई सवाल बन नहीं सकता। एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे खत्म है, ये अंत है। अब आप धरती कोई भी किताब लगाइए, एवरेज इंस्टेंटेनियस के सवाल आपसे लगने चाहिए। कोई भी मतलब कोई भी, क्योंकि इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। अब सीधा क्या करेगा, मारने थोड़ी लगेगा। सवाल ही तो पूछेगा, बता देंगे। तो तीनों वेरिएशन में क्या अंतर है भाई? पहले वाले में क्या है? पहले वाले में थीटा दे दिया, टेन थीटा निकाल लिया, खत्म। दूसरे वाले में कंपैरिजन है। तीसरे वाले में थीटा नहीं है, फिर भी है, फिर भी है तो उसमें समय लगा। चलें, आप देखेंगे एनसीईआरटी में बॉक्स एक बना होगा, सॉल्व एग्जाम्पल, आप देखते नहीं होंगे जो, उसमें इस पे बेस्ड आपको सवाल मिल जाएगा। ए और बी और एक्स और वाई ढूंढे होंगे, और उसमें इस तरीके से इंस्टेंटेनियस निकाला होगा। तो इसमें कुछ भी आ सकता है कभी भी। तो ग्राफ जब आपको देगा तो ग्राफ में कैसे सवाल बनाएगा? यहाँ पे वैल्यूज देगा, जैसे इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 20 है, फिर यहाँ 30 है, फिर 40, 50, 60, 70, और पकड़ लेना दो पॉइंट ऐसे। यहाँ वैल्यू देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ दो पॉइंट पकड़ लेना, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू कठिन भी हो सकती है, वैल्यू आसान भी हो सकती है। कभी कभी और अच्छा कंफ्यूज करेगा तो यहाँ 0.1, 0.2, 0.3 कर देगा। डेटा अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट एक बार आपने डिफाइन कर लिया तो फिक्स है मामला। चलिए, एवरेज खत्म, इंस्टेंटेनियस खत्म। अगला कार्यक्रम है कंसंट्रेशन। मोल में एक रिलेशन होता है, C इज इक्वल टू N अपॉन V। अब बताएं इसमें वेरिएबल कौन है? तो आप कहेंगे वेरिएबल तो सारे ही है, कंसंट्रेशन भी वेरिएबल हो सकता है, मोल तो वेरिएबल है ही, उसके साथ फिर वॉल्यूम भी हो सकता है। तो अगर मैं इसमें से एक वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए शांत कर दूं, मान लीजिए मैंने कहा कि क्लोज्ड वेसल में आप सवाल लगा रहे हैं, वेरिएबल को शांत करने के तरीके हैं। उससे कहते वेसल क्लोज्ड है, बदल नहीं रहा वॉल्यूम, तो V कैसा हो गया? अब अगर वो सवाल में कहता है V कांस्टेंट है, और जनरली जो कि होता है, अगर नहीं दिया तो हम मान लेंगे, तो आप डिफ्रेंशिएट करें। किसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे? जिसके साथ ये लोग बदल रहे हैं। किसके साथ ये लोग बदल रहे हैं?
समय के साथ, तो डी बाई डी टी करेंगे। इन सबको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। टी यहाँ पे टाइम है, टेम्परेचर नहीं है भैया ना। तो डी बाई डी टी ऑफ सी, इधर क्या लिखेंगे बताओ, डी बाई डी टी ऑफ एन अपॉन वी। अब इसमें से बताएं, इसको लिख देंगे डीसी बाई डी टी। इधर वी कैसा है, तो वी बाहर आ जाएगा, तो अंदर डिफ्रेंशिएट कौन होगा, तो अंदर बचेगा डी एन बाई डी टी, बराबर। अब मान लो कोई व्यक्ति कहता है मैं इधर प्लस लगाऊं, तो इधर भी प्लस लगा हुआ है। कल को मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ माइनस लगा दे तो फिर उधर भी माइनस लगेगा, ये उधर चला जाएगा तो वो इधर नहीं आ जाएगा, बराबर। तो प्लस लगेगा तो दोनों तरफ प्लस लगेगा, और माइनस लगेगा तो खींचे। तो पहला रिलेशन है ये। दूसरे पे आइए। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है सी और पी के बीच में रिलेशन। बताएं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हैं कब, अगर कोई गैस है, और गैस में भी आप सारी गैसेस को क्या मानते हैं, लेकिन रियलिटी में कोई आइडियल होती नहीं है। रियलिटी में जो होती है वो कौन है, वो सभी रियल गैस होती है। ये चर्चा करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। फिलहाल बताइए पी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इसको आप लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एन अपॉन पी इज इक्वल टू सी आर टी, एन बाई वी को सी लिख दिया। अब बताएं इस सवाल के अंदर, अगर मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सवाल चल रहा है, जनरली आप हीट नहीं कर रहे हैं मान लें, तो अगर टी फिक्स है तो फिर आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इधर बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पी, इधर क्या बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ सी आर टी। अब बताएं इसमें से कौन कौन सी चीजें वेरिएबल है, कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है। आर तो बचपन से ही कांस्टेंट है, अगर टी भी कांस्टेंट हो गया ऐसा उस सवाल में देता है, क्योंकि जनरली जो आप प्रश्न लगाते हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। काइनेटिक्स के सवाल ज्यादातर आप जो लगाते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चल रहे होते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर आप इधर लिख देंगे डीपी बाई डी टी, तो उधर कौन आएगा बताओ, आर टी तो बाहर आ जाएगा ना, तो अंदर कौन डिफ्रेंशिएट होगा, तो अंदर आ जाएगा डीसी बाई डी टी। ये आंसर है। अब बताएं प्लस माइनस खेल लेंगे, इधर अगर प्लस लगा है तो उधर भी प्लस है, कोई कल को इधर अगर माइनस लगा के चला जाए तो उधर भी माइनस कर देना, तो दो रिलेशन बन सकते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। तीसरे पे आइए, खींचे फटाफट। टीवी चल रहा है बढ़िया। इधर से मजे लेते तुम लोग, काफी टेक्निकल सुविधाएं आ गई हैं। सब कुछ इतना पास में दे दिया गया कि दूर का दिखना ही बंद हो जाता है लोगों को। देखें तीसरा रिलेशन है प्रेशर और मोल में। चले हो गया। पी और एन का रिलेशन देखें, पीछे वाला जो था वो किसका था बताओ, पी और सी का, उसके पीछे वाला सी और एन का। अब तीसरा कौन सा, पी और एन का। पी एन का कनेक्शन ढूंढे तो फिर से आप पी फिजिकल टन आर टी ले लें, आइडियल गैस होगा तभी आप ये सब बातें कर रहे होंगे। लिक्विड सॉलिड पे ना यूज कर लेना इक्वेशन, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। डिफ्रेंशिएट करें तो डी बाई डी टी ऑफ पी डी बाई डी टी ऑफ एन आर टी बाई वी। जो कांस्टेंट चीजें हैं वो बाहर निकाल लें। क्या क्या कांस्टेंट है, आर तो बचपन से ही कांस्टेंट है, कुछ दिया नहीं है तो वी और टी को फिक्स मानेंगे,
क्लोज्ड वेसल, फिक्स टेम्परेचर, तो कुछ चीजें बाहर आ जाएंगी। ये बन रहा है dp बाई डी टी इज इक्वल टू, उधर से चेक करें, r बाहर आएगा, t बाहर आएगा, v बाहर आएगा, तो क्या बचेगा, आर टी बाई वी, और अंदर क्या आएगा, dn बाई डी टी। साइन पे आ जाए, इधर अगर प्लस लगा तो इधर भी, किसी ने कल को इधर माइनस लगा दिया तो इधर भी, ठीक है। टाइम खत्म हो गया। चलो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट पे रेट एक्सप्रेशन सवाल कुछ लगाएंगे, रिवाइज करके आए जो भी पढ़ाया जा रहा है।